एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं क्या पुलिस में? भारत जहां हर गली हर शहर एक नई कहानी बुनता है, वहां 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के बीच कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। और इस व्यवस्था को संभालने में सबसे अहम रोल है इंडियन पुलिस सिस्टम का। भारतीय पुलिस हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। यह दिन रात हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। लेकिन हमारे देश के कोने कोने से हर दूसरे इंसान के दिमाग में पुलिस की सिर्फ एक ही छवि बनी हुई है, और वो है भ्रष्टाचार की। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इंडियन पुलिस सिस्टम के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में और उसके भ्रष्टाचार के बारे में। क्या पुलिस सच में इतनी करप्ट है जितना लोग सोचते हैं? क्या पुलिस के अलावा देश की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारे डिपार्टमेंट्स 100% सही है? अगर ऐसा नहीं तो फिर पुलिस सबसे ज्यादा बदनाम क्यों है? पुलिस शब्द का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीक वर्ड पोलिस से हुआ है, जिसका मतलब होता है सिटी। और जिस सेंस में आज पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस सेंस में इसका यूज 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। और आज के समय पर जो हम अपने देश में पुलिस प्रणाली देखते हैं, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद पुलिस एक्ट 1861 आया, जिसके तहत आधुनिक पुलिस प्रणाली की नींव रखी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा इस व्यवस्था की स्थापना का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि देश में हो रहे विद्रोहों को दबाना, जिससे उनका इंडिया पर कॉलोनियल कंट्रोल बना रहे। और फिर आजादी के बाद पुलिस एक्ट 1861 में कुछ जरूरी संशोधन किए गए और इसी को लागू कर दिया गया। अगर वर्तमान पुलिस विभाग की संरचना की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर होते हैं कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, देन सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, देन एसीपी एंड फाइनल होते हैं डीजीपी। एक डीजीपी पूरे स्टेट की पुलिस का मुखिया होता है। हमारे देश में मेनली पुलिस के दो काम होते हैं। पहला, अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और दूसरा, अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच करना। वैसे हमारे देश में सभी स्टेट्स की अलग पुलिस होती है, क्योंकि जो पुलिस सब्जेक्ट है वह स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। इसलिए हर एक स्टेट को पूरा अधिकार है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्टेट की पुलिस के नियम बना सके, और सेंटर को इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब यह स्टेट लिस्ट का लफड़ा क्या है वो सुनिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में यूनियन और स्टेट के बीच डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, जिसमें 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इनमें से यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर कोई भी नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर को है, जैसे बैंकिंग, करेंसी, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा। ये सारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर कोई भी नियम बनाने का अधिकार स्टेट को है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, बैटिंग एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा। और इसी तरह कंकरेंट लिस्ट में भी 52 सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों ही नियम बना सकते हैं। अब तक आप लोगों को इंडियन पुलिस सिस्टम की रूपरेखा समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि इंडिया में पुलिस सिस्टम सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही देन है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम हमेशा ही रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आज इस व्यवस्था को हम पुलिस के नाम से जानते हैं और पहले किसी और नाम से इस व्यवस्था को जाना जाता था। जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवालों को दी गई थी। ये अधिकारी शहरों में कानून का पालन करते थे, बाजारों की निगरानी करते थे और शहरी मामलों का प्रबंधन करते थे। दिल्ली सल्तनत से पहले भी मौर्य और गुप्त काल के दौरान भी एक संगठित कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें दंडपाल और राजदूत जैसे अधिकारी अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार थे। और इस समय से पहले भी प्राचीन भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी गांव के प्रमुख या अधिकारियों जैसे ग्रामीणी और कुलपति की होती थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्रिटिशर से पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। कानून व्यवस्था तो थी, लेकिन वह किसी दूसरे फॉर्म में थी। और आज की जो पुलिस व्यवस्था है, इसका ढांचा पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था, जो ब्रिटिशर्स की देन है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हजारों पुलिसकर्मियों की है, जो अपनी जिंदगी हमारे लिए समर्पित करते हैं। सभी पुलिसकर्मियों को अक्सर 12 से 16 घंटे तक का काम करना पड़ता है, और कभी कभी तो 24 के 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, जिसमें छुट्टियां भी ना के बराबर हैं। जब हम लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, तो पुलिसकर्मी सड़कों पर होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे त्योहारों का जश्न सुरक्षित रहे। इसके अलावा पुलिसकर्मियों का वेतन भी कुछ खास नहीं होता है। सभी स्टेट्स में पुलिस कर्मचारियों में एक कांस्टेबल की स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30 हजार के बीच में होती है,
जिसमें उसके बीवी बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप का साथ परिवार चलाना एक अलग चैलेंज है। और फिर किसी पुलिस वाले भाई को अपनी इसी सैलरी के दम पर अपनी छोटी बहन की शादी भी करनी होती है, छोटे भाई की पढ़ाई भी करानी होती है। आखिर इंसान नौकरी करता ही क्यों है? अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए। यह त्याग आसान नहीं है दोस्तों, एक छोटी सी सैलरी में अपना पूरा जीवन देश के लिए, लोगों के लिए समर्पित कर देना। लेकिन यह उनका जुनून है जो ड्यूटी पर उनको आगे बढ़ने का हौसला देता है। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि पुलिस जो 2 नंबर से पैसा कमाती है उसका क्या। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट की स्थिति जान लेते हैं। एक पुलिसकर्मी का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और अक्सर देर रात तक चलता है। इसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। किसी के घर में चोरी हो जाए या लूटपाट हो जाए या दंगे हो जाए, इन सभी के लिए सबसे ज्यादा पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। वैसे किसी हद तक यह पुलिस की जिम्मेदारी है भी। अगर पुलिस अपना 100% सही दिशा में और सही नियत से काम करे तो शायद इन घटनाओं का रेशियो ना के बराबर रह जाए। लेकिन पुलिस के सामने एक चुनौती नहीं होती, सैकड़ों चुनौतियां होती हैं जो पहाड़ जैसी मुसीबत बनकर उनके सामने खड़ी होती हैं। लेकिन फिर भी उन सभी चुनौतियों से लड़कर वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है स्टाफ की कमी। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए, जिसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के अनुसार 2023 में पुलिस पब्लिक रेशियो 152.80 पर लाख पर्सन था, जो कि सैंक्शन रेशियो 196.23 से काफी ज्यादा कम है। वैसे पुलिस पब्लिक रेशियो हर स्टेट का अलग अलग होता है, जिसमें ज्यादातर सभी स्टेट का रेशियो सैंक्शन रेशियो से कम ही है। ये 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट वाइज रेशियो दिया हुआ है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा चाहे कड़कती सर्दी का मौसम हो या फिर जानलेवा गर्मी का तापमान, एक पुलिसकर्मी हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर रहता है। क्षेत्रों में गश्त से लेकर ट्रैफिक का काम बिना मौसम की परवाह किए करता है। ना तो पब्लिक स्पॉट्स पर उनके लिए गर्मियों में आश्रय होता है और ना ही सर्दियों में कोई सुविधा होती है। इन सभी समस्याओं के साथ साथ रोजाना उन्हें एक से एक वाहियात इंसानों से डील करना पड़ता है। कोई उन्हें शरीर की ताकत का घमंड दिखाता है, कोई मनी पावर का, तो कोई पॉलिटिकल पावर का। फिर इन सभी चीजों से डील करने के लिए भी पुलिस को हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और इन्हीं के चलते कभी कोई शरीफ इंसान भी इनका शिकार हो जाता है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में नियमों से कम और पॉलिटिकल प्रेशर में ज्यादा काम होता है। चुनावों के बाद सारे पॉलिटिशियंस अपने क्षेत्र में अपने अपने बंदों का ट्रांसफर कराने में लग जाते हैं और जो ऑनेस्ट और मजबूत बंदे होते हैं उनको कहीं एक रिमोट लोकेशन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे पॉलिटिशियंस अपने काले कारनामे धड़ल्ले से कर सकें। पॉलिटिशियंस का हस्तक्षेप सिर्फ बड़े अधिकारियों के प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स में नहीं होता, बल्कि अपनी अपनी बरादरी के दरोगा, हेड कांस्टेबल तक के ट्रांसफर में इनका हस्तक्षेप होता है। इसके अलावा पुलिस की रिश्वतखोरी के किस्से आए दिन देखने को मिलते हैं। अब कोई चाहे करप्शन को कितना भी जस्टिफाई करे, वो सही हो ही नहीं सकता। माना कि पुलिस की ड्यूटी चैलेंजेस से भरी होती है, तो क्या इस बेस पर ब्राइबरी को जायज ठहराया जा सकता है? मेरी राय में तो एटलीस्ट नहीं। चाहे कोई इस पक्ष में कितनी भी सफाई दे कि ऊपर से प्रेशर आता है, या फिर अगर पुलिस ने हमारा 1 लाख रुपए का काम सुलझाया है तो उस 1 लाख में से 10,000 अगर पुलिस ले लेती है, तो क्या वो करप्शन है? दोस्तों सच तो ये है कि ये सब बहाने हैं रिश्वतखोरी के, वरना घूस लेना एक पर्सनल और एक व्यक्तिगत मामला है। अगर इंडिविजुअल की नीयत साफ नहीं है तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा अपने आप को जस्टिफाई करने का। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सारे पुलिस वाले लोग करप्ट होते हैं। आपको एक से एक सज्जन और अपने उसूलों पर अड़िग रहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने इसी डिपार्टमेंट में सारी चुनौतियों को पार किया है और अपने प्रिंसिपल्स को मेंटेन भी किया है। इन ईमानदार अधिकारियों में से कुछ के नाम हैं अशोक खेमका जी, जो हरियाणा काडर के 1991 के आईएएस अधिकारी हैं। दूसरे टीएन सेशन, ये तमिलनाडु काडर के 1955 बैच के आईएएस अधिकारी थे। तीसरे आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, ये 2009 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने बिना किसी ऑफिशियल ग्रांट के सिर्फ लोगों और सोशल मीडिया की मदद से 100 किलोमीटर तक की लंबी सड़क बना दी। और भी आपको खोजने पर एक कांस्टेबल से लेकर एक आईपीएस तक सभी रैंक में अनगिनत ईमानदार लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों की नीच हरकतों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट शर्मसार हो जाता है। लेकिन इन लोगों के चक्कर में हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब अगर हम लोग देखें कि क्या देश में पुलिस के अलावा सारे डिपार्टमेंट 100% सही हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसी बहुत न्यूज देखने को मिलती होंगी जहां पर करप्शन का केस पुलिस डिपार्टमेंट से अलग किसी और डिपार्टमेंट का होता है, जैसे सत्यम स्कैम 2009, कोल स्कैम 2012, आईपीएल स्कैम 2013, आदर्श स्कैम 2012, कैश फॉर वोट स्कैम 2011, टेट्रा ट्रक स्कैम 2012 और पता नहीं दोस्तों ऐसे कितने स्कैम हैं जिनकी अगर गिनती करने बैठ जाए तो शायद पूरा दिन निकल जाए।
लेकिन इन सभी के बीच केवल पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए सबसे ज्यादा बदनाम है क्योंकि पुलिस डायरेक्टली जनता से कांटेक्ट में रहती है। मेरी तरफ से दोस्तों यह वीडियो उन सभी ईमानदार पुलिस के जवानों के लिए समर्पित है जो ईमानदारी से डटकर अपनी सभी चुनौतियों से लड़ते हुए इस देश की सेवा करते हैं।